हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है पूरी टूर जगन्नाथ टेम्पल एंड मस्ट विजिट प्लेसेस इन पूरी विद बजट एंड होटल्स। तो जी पूरी के नाम से तो अब हम सब जो है अच्छे तरीके से अवेयर है। वहाँ पे जो टेम्पल है जगन्नाथपुरी टेम्पल की वजह से जो रथ यात्रा हम लोग देखते हैं वहाँ पे, तो अब हमें काफी ज्यादा जो है आइडिया हो गया। लास्ट टाइम हमने कोई फूड रिलेटेड भी वीडियो देखी थी, वो भी पूरी की ही थी और वहाँ के हमने डिफरेंट फूड जो है ना वो देखे थे। लेकिन आज वाली वीडियो और ज्यादा जो है ना वो डिटेल में होने वाली है, तो पूरी एक टूर गाइड जो है ना वो मिलने वाली है। से देखेंगे। बिल्कुल, तो देख लेते हैं जी, करते हैं स्टार्ट। उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, दक्षिण में रामेश्वरम और पूर्व में जगन्नाथपुरी। ये है भारत के 4 धाम और आज हमें बुलावा आया है पूर्व दिशा से। पुरी का नाम सुनते ही सबसे पहले याद आता है जगन्नाथ धाम, लेकिन पूरी सिर्फ एक तीर्थ नगरी नहीं है। एक तरफ समुन्दर का खूबसूरत किनारा, दूसरी तरफ सदियों पुराना जगन्नाथ मंदिर और आसपास ओडिशा की कला, संस्कृति और इतिहास से जुड़े इतने सारे जगह की पुरी को एक्सप्लोर करने के लिए 1-2 दिन भी कम पड़ सकते हैं। और जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो इस मंदिर से जुड़ी परंपराएं, कहानियां और कई रहस्य इसे दुनिया की सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक बनाती है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ जगन्नाथ धाम ही नहीं बल्कि पुरी के आसपास की सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे, ताकि जब आप यहाँ आए आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, ये वीडियो देख के ही आपकी टूर प्लान बन जाए। जय जगन्नाथ यूट्यूब फैम, पुरी में आप सभी का स्वागत है। तो पुरी में आए हुए हैं हम पूरे 3 दिनों के लिए। ऑब्वियसली हम जगन्नाथ जी का तो दर्शन करेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ पे और भी काफी खूबसूरत जगह है वो भी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जगह जहाँ पे मैं हूँ, ये स्वर्गद्वार बीच नहीं है, ये गोल्डन बीच है जो एक ब्लू फ्लैग बीच है। और ऐसे यहाँ पे और भी बहुत सारे जगह है जो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। पूरी एक्सप्लोर भी करेंगे और साथ ही साथ जगन्नाथ जी के कुछ अद्भुत और अविश्वसनीय कहानियां भी हम इस वीडियो में सुनेंगे, तो अब बने रहिए। ऑल्सो जब आप पूरी आओगे तो आपको कहाँ रुकना चाहिए, कौन सी बीचेस एक्सप्लोर करनी चाहिए, मंदिर से कितना दूर आपको होटल लेना चाहिए, बजट वगैरह सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, डू नॉट वरी। तो ये है अगस्त का महीना यानी कि श्रावण का महीना, और मैं कोलकाता में थी तो मैंने सोचा अगर कोलकाता में हूँ तो क्यों ना पुरी की भी दर्शन कर ली जाए। इंडिया से किसी भी शहर से आप पुरी तक आराम से आ सकते हैं। अगर कोलकाता या कहीं आसपास से आ रहे हैं तो बाई बस भी आप आ सकते हैं। ये जरूर देख लेना कि स्लीपर बसेस ही हो, क्योंकि हमने सीटर बस बुक किया था और वो पुरानी और अनकंफर्टेबल निकली। और क्योंकि 10-12 घंटे की जर्नी है तो आई वुड एडवाइस कि आप स्लीपर बसेस ही बुक करो। और ये बसेस कभी कभी डिले हो जाती है तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर होके आना। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो इंडिया के किसी भी शहर से आपको डायरेक्ट या कनेक्टिंग ट्रेन मिल जाएगी। पुरी रेलवे स्टेशन इज अ टर्मिनल और यहाँ पे अभी एक नया स्टेशन बन के भी तैयार हो रहा है। और अगर कोलकाता से आ रहे हो तो वंदे भारत, शताब्दी एक्सप्रेस, धौलागिरी एक्सप्रेस और कई सारे ट्रेन के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। पर वेटिंग लिस्ट लंबी रहती है तो एडवांस में बुक करके रखना। और अगर फ्लाइट से आना चाहते हो तो आपको भुवनेश्वर तक आना पड़ेगा, फिर भुवनेश्वर से पुरी तक आप बस लेके आराम से पहुंच सकते हो। पुरी में अगर आप सोच रहे हैं कि कहाँ स्टे करें तो ये 2 प्राइम एरियाज आप कंसिडर कर सकते हैं, स्वर्गद्वार और मरीन ड्राइव। स्वर्गद्वार बिल्कुल बीच के पास है तो यहाँ से आप बीच तक आसानी से वॉक करके जा सकते हैं। मरीन ड्राइव भी एक पॉपुलर एरिया है, स्पेशली अगर आपको समुंदर के पास रहना है और थोड़ा बहुत पीसफुल स्टे चाहिए। और हमने भी होटल बुक किया है स्वर्गद्वार में, ये है होटल डॉल्फिन और यहाँ से बीच एकदम पास है। पुरी में हम लोग रुके हुए हैं होटल डॉल्फिन में, ये स्वर्गद्वार में ही है जो पुरी का प्राइम एरिया है। और रूम कुछ ऐसा रहा, एक्चुअली फोटो में रूम्स काफी बड़े लग रहे थे तो आई वाज अंडर द इम्प्रेशन कि रूम बड़े होंगे, बट नहीं, रूम्स थोड़े छोटे हैं। कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। ये रहा टीवी, बाथरूम अच्छा है, अच्छा खासा स्पेशियस लगा। ओके, ये रहा शावर, आई थिंक सिंक इधर है। ओके, लुक्स गुड। तो ये होटल जहाँ पे हम रुके हैं वो भी प्राइम लोकेशन है, तो वो छोटा सा सिंपल सा रूम भी मुझे मिल गया था 2500 पे, क्योंकि वो मैंने एक दिन पहले बुक करा। तो शायद एडवांस में अगर आप देखो अगोड़ा booking.com में तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा, बट अगर सी फेसिंग है तो एक्सपेंसिव होगा। इस एरिया में काफी सारे धर्मशाला भी है और ऐसे नॉर्मल रूम्स भी आपको मिल जाएंगे जो 800 रुपए से शुरू हो जाते हैं। और बीच के ठीक पास आपको मिल जाएगा चैतन्य चौक, जहां आपको श्री चैतन्य महाप्रभु जी की एक स्टैचू देखने को मिलेगी। इनका जन्म नाम था विश्वम्भरा मिश्रा और इनके पिताजी का नाम था जगन्नाथ मिश्रा। वैसे अपने पूर्वजों की जगहों में आने का एहसास ही कुछ अलग होता है ना। और अब बीच की तरफ जाने से पहले हम रुक गए काकातुआ में, जो पुरी में एक फेमस रेस्टोरेंट चेन है। यहाँ खाने के साथ आपको कुछ कॉकटू
बर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। और मुझे लग रहा था कि ये जनाब मुझे जज कर रहे हैं। और हाँ, ये बोल भी सकते हैं, कभी कभार गाली भी दे दे तो इनको माफ कर देना। यहाँ पे हमने करी थोड़ी लोकल ब्रेकफास्ट, क्योंकि यार ओडिया लोग खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। और फिर हम निकल पड़े स्वर्गद्वार बीच के तरफ। वैसे स्वर्गद्वार के आसपास मार्केट भी है, तो अगर आपको बीच के साथ साथ शॉपिंग भी करना है, यहाँ पे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और बीच पर पहुँचते ही लगा आज तो पूरा शहर ही नहाने चला आया है। पुरी की मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी, समुद्र तट पर हर कोई मन खोल के नहाता है। बच्चे हो या बड़े, यहाँ आकर समुद्र में डुबकी लगाने का अपना ही मजा है। कहा जाता है कि जगन्नाथ जी के दर्शन से पहले पुरी के समुद्र में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और सच कहो तो इस बीच का माहौल ही ऐसा है कि यहाँ आने के बाद वापस जाने का ही मन नहीं करता। बीच पर आपको कैमल राइड, हॉर्स राइड, स्ट्रीट फूड और बहुत कुछ मिल जाएगा। तो अगर पुरी आ रहे हो, स्वर्गद्वार बीच को अपने लिस्ट में जरूर शामिल करना। इसीलिए आसपास होटल बुक करने से यही सुविधा होती है कि आप जब चाहे बीच पे आके नहा सकते हैं। आज संडे है और हम अभी है गोल्डन बीच में। आपको देख के पता लग ही चुका होगा कि इसका नाम गोल्डन बीच क्यों रखा गया है। और ये इंडिया का इकलौता ब्लू फ्लैग बीच है। इंडिया में ऐसे कोई भी और दूसरा बीच नहीं है जिसको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिला है, यानी कि ये बीच बहुत ही साफ सुथरा है। सारे एरिया में आप स्विमिंग नहीं कर सकते, जहाँ पे अलाउड है वहीं पे आप स्विमिंग कर सकते हो। बहुत ही साफ सुथरा है, बहुत ही क्लीनलीनेस है यहाँ पे। सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल बेनिफिट्स भी है, चेयर्स वगैरह रखा गया, वो सब हम देखेंगे अभी। जैसे देखिए, ये जो रेस्ट्रिक्टेड जोन है, ये रेस्ट्रिक्टेड जोन है, तो आप यहाँ पे स्विमिंग नहीं कर सकते, पर आप इसके उस पार स्विमिंग कर सकते हो। ये देखिए लोग वहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं। अभी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जगन्नाथ धाम में। सब बोलो जय जगन्नाथ। और दर्शन कैसा रहता है वो मैं आपको दर्शन करने के बाद ही बताऊंगी, पर फिलहाल हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं ध्वज परिवर्तन के लिए। वो जो ऊपर आप फ्लैग देख रहे हो, वो हर शाम को सनसेट से पहले चेंज होता है, तो उसकी भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। और ये जो चेंज करते हैं वो होते हैं चुनरा सेवायत। और ऐसा भी कहा जाता है कि किसी एक दिन भी ये जो ध्वज परिवर्तन होता है वो मिस हो गया तो 18 साल के लिए मंदिर बंद हो सकता है। शायद इसी रहस्य, इसी आस्था और इसी अनोखी परंपरा की वजह से जगन्नाथ जी को देखने के लिए दुनिया भर से भक्त आते हैं। चाहे आंधी आए या तूफान, भक्तों की भीड़ जगन्नाथ धाम में कभी कम नहीं होती। और अगर आपको भी लंबी लाइन स्किप करके दर्शन करना है और जगन्नाथ जी की पूजा करनी है, तो ये रहा पुजारी जी का नंबर। आप जब भी यहाँ आए चाहे तो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है माँ गुंडीचा, यानी जगन्नाथ जी की मासी माँ का मंदिर, जिसे मौसी माँ मंदिर भी कहा जाता है। और जगन्नाथ मंदिर से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है। ये जो रास्ता आप देख रहे हो उस तरफ पड़ता है जगन्नाथ मंदिर, और यहाँ से रथ आता है हर साल। अभी जो एक महीना भी नहीं हुआ वैसे तो, यहाँ से हर साल रथ आता है और रथ आके सीधा आता है यहाँ पे, यानी कि महारानी यानी माता गुंडीचा के मंदिर में। तो ये मेरे पीछे रहा माता गुंडीचा का मंदिर, और ये साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा करके यहाँ पे आते हैं, यानी कि अपने मासी के घर। नहीं तो थ्रू आउट द ईयर ये बंद रहता है। हम तो हमेशा जगन्नाथ जी की यात्रा करते ही है, जगन्नाथ जी को दर्शन करते ही है, तो इस बार सोचा कि नहीं, इस बार अगर आए हैं तो गुंडीचा माता का भी दर्शन कर लिया जाए। वैसे मंदिर के अंदर आप जा नहीं सकते, पर आप यहाँ से माथा टेक के आशीर्वाद जरूर ले। शाम को यही बीच पर आके यहाँ की मिठाइयाँ ट्राई करना, समुद्र के किनारे थोड़ी देर बैठना, और फिर सनसेट के बाद बीच मार्केट में हैंडीक्राफ्ट्स और स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करना। और रात का नजारा भी यहाँ पे बहुत खूबसूरत रहता है। और मैं तो हमेशा से कहती आई हूँ कि लोकल इकोनॉमी को आपको जरूर सपोर्ट करना चाहिए। तो घर के लिए यहाँ से सुवेनियर जरूर खरीद के लेके जाना। अभी तो बारिश का मौसम है, इसलिए पुरी में थोड़ी बहुत ठंड है, नहीं तो भाई यहाँ पे बहुत गर्मी होती है। और डिनर के लिए भी स्वर्गद्वार में आपको काफी सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। हम गए तेरो पार्बन, और अगर आपको बंगाली खाना पसंद है, यहाँ की बंगाली थाली आप जरूर ट्राई करना। और हाँ, यहाँ मिठाइयाँ भी काफी बढ़िया होती है, तो डेजर्ट के लिए जगह जरूर बचा के रखना। और आज है हमारा डे 2 और हम निकल रहे हैं कोणार्क की तरफ। पुरी आने वाले लोग यूजुअली अपनी ट्रिप में एक दिन कोणार्क के लिए जरूर बचा के रखते हैं, और आज का ब्रेकफास्ट भी हमने कोणार्क पहुंच के ही किया। और मैं कहती हूँ ना, ओडिया लोग खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। उड़ीसा का एक और पार्ट है, अगर आपको पता होगा, वो है कोणार्क, जो पुरी से बस 35 किलोमीटर की दूरी पे है। और कोणार्क में मैं बताती हूँ क्या सबसे पॉपुलर चीज है यहाँ पे, दैट इज दिस, यानी कि काजू। और काजू की खेती यहाँ पे बहुत बढ़िया होती है। तो ये अलग अलग प्राइसेस के होते हैं, जैसे 550 से शुरू होते हैं क्वालिटी के हिसाब से, 550, 650, फिर 750 के आसपास। और आपको टेस्ट कराते हैं ये, अगर आपको अच्छा लगता है टेस्ट करने के बाद आप खरीद सकते हो।
200 ग्राम 500 ग्राम जैसे भी आपकी मर्जी खरीद सकते हो। पर ये एकदम यहीं पे खेती होती है कोणार्क में, तो आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी, ऐसे नहीं कि कोई केमिकल वगैरह मिक्स करते हैं। तो जैसे हमारे कोलकाता वगैरह में ऐसे मुरमुरे नहीं बेचते किलो किलो में, यहाँ पे हर जगह आपको काजू दिखेगी, हर जगह पे ऐसे काजू दिख रहे हैं ढेर सारे। कोणार्क की स्पेशलिटी है। और ये सन टेम्पल से पहले आता है ये मार्केट। तो पहुंच गए हम कोणार्क के सन टेम्पल में, और कोणार्क पुरी से करीब करीब 35 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप यंग लोग हो, सब ग्रुप में आ रहे हो तो ऑटो लेके भी आ सकते हो, पर अगर सीनियर सिटीजन वगैरह साथ में है तो गाड़ी बुक करके आना बेटर रहेगा, क्योंकि रास्ता काफी दूर है, राइट। नहीं तो आप ऑटो भी 1500 चार्ज कर रही थी, बट अगर आप बार्गेन करो तो वो 800 तक आ जाती है। और अगर आप गाड़ी वाड़ी लेते हो तो भाई 1500 से 2000 एक्सपेक्ट करना, क्योंकि आना है जाना है वापस, और बीच में और भी कुछ मंदिरें हैं, वो भी आप साथ में दर्शन कर सकते हो। तो 13वीं शताब्दी में महाराजा नरसिम्हा वन ने बनाया था ये सन टेम्पल, जो है कोणार्क में। ये सन टेम्पल आप जो देख रहे हो, ये है सूर्य देव का रथ। तो इस रथ पे 24 चरखा है, यानी कि व्हील्स, ओके, 24 है इन अ पेयर ऑफ 12, और इसे 7 घोड़े ऐसे पुल कर रहे हैं हॉर्स को। उस तरह से इसे बनाया गया था आर्किटेक्चर को, बट कहा जाता है कि वो 7 घोड़े तो नहीं रहे, अभी सिर्फ 6 घोड़े रह गए। हालांकि अगर मैंने सामने से देखा तो वो 6 घोड़े भी वैसे नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो अभी तो टूट चुके हैं ऑब्वियसली। और इनिशियली इसमें ऐसे कहा जाता है, अभी मुझे पता नहीं, अगर आप पुरी से हो या उड़ीसा से हो, आपको पता हो तो आप बता सकते हो ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं। ऐसे मैंने सुना है कि हजारों साल पहले यहाँ पे सूर्य देव की मूर्ति हुआ करती थी। मूर्ति में एक हीरा रखा जाता था, एक हीरा हुआ करता था मूर्ति के अंदर, और जब भी सनलाइट आती थी उससे पास नहीं होती थी, ऑफकोर्स वो रिफ्लेक्ट होती थी। और कई बार इस मंदिर पे भी अटैक्स हुए, इसीलिए उस मूर्ति को यहाँ से हटवा दिया गया। हालांकि 800 से 1000 साल पुरानी बात है, अभी मुझे पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। अगर आप उड़ीसा से देख रहे हो या पुरी से हो या कोणार्क से हो तो आप ये बता सकते हो कि ये सच है या नहीं। अगर आप हिस्ट्री एंथुसियास्ट और आपको डिटेल में जानना है कोणार्क सन टेम्पल के बारे में, तो आई वुड एडवाइस यू प्लीज कम हियर एंड हायर अ गाइड। 500 से 550 के बीच में गाइड लेता है, आप चाहो तो बार्गेन भी कर सकते हो, एंड दे विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल इस सन टेम्पल में क्या है। बहुत ही बारीकियां है इस आर्किटेक्चर में, अगर आप सामने से देखोगे। अगर आपको और भी जानना है तो आई वुड रेकमेंड कि आप यहाँ पे आए और गाइड जरूर हायर करें। तो इनिशियली 7 हॉर्सेस हुआ करते थे, राइट, अभी सिर्फ 6 बचे ऐसे बोलता है, बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो फिर ऐसे नहीं कि 6 बचे हुए, 7 ओरिजिनली हुआ करते थे। तो उसको बनाया गया था वैसे, इट लुक्स लाइक, क्योंकि एक चैरियट है, ये रथ है एक्चुअली, सूर्य देव का रथ है ये पूरा का पूरा टेम्पल। और यहाँ पे 12 पैर में ये बड़े बड़े व्हील्स है, ठीक है, जिसको हम चक्का बोलते हैं, ये बड़े बड़े चक्र है, व्हील्स है। और ये जो 7 घोड़े हैं वो इस रथ को पुल कर रहे हैं। सो दिस वाज द एंटायर स्ट्रक्चर। इस तरफ 3, उस तरफ 3, और शायद पास सामने एक होगा 7। सन टेम्पल से बाहर निकलते ही आपको मिलेगा नवग्रह मंदिर। तो ये एग्जिट से ठीक पहले है, तो आप नवग्रह मंदिर में भी माथा टेक के जरूर जाइए, अंदर जाइए और आशीर्वाद दीजिए। कोणार्क में सिर्फ सन टेम्पल ही नहीं बल्कि आसपास और भी काफी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए। और अब हम पहुंच गए हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर, जो कोणार्क सन टेम्पल से पहले ही पड़ता है। अगर इतनी दूर आए हैं तो हनुमान जी के दर्शन किए बिना तो जाएंगे नहीं। और कोणार्क में सैंड आर्ट म्यूजियम भी है, जिसकी टिकट सिर्फ 40 रुपए की है। तो अब हम आ गए हैं उड़ीसा का पहला सैंड म्यूजियम में, और ये भाई बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अलग अलग यहाँ पे कलेक्शन है सैंड आर्ट के। भाई देख के मजा आ जाएगा आपको। श्री राम के सामने ये है नेपच्यून किंग ऑफ द सी, वहाँ पे लिखा है। ये लेफ्ट में है श्री राम, और सामने क्या दिख रहा है, यहाँ पे गणेश जी भी बने हुए हैं, और राइट साइड में है दक्षिणेश्वर कोलकाता का। यहाँ पे एवेंजर्स भी बना के रखा है, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क। यू कैन ऑल्सो सी किंग कॉन्ग ओवर हियर। यहाँ सैंड आर्ट से बनी हुई आपको अलग अलग स्कल्पचर्स और आर्टवर्क देखने को मिल जाएगा। वैसे पहले के कंपैरिजन में अभी यहाँ पे काफी सारे कलेक्शन हैं। अगर आप बच्चों और फैमिली के साथ आ रहे हो तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। और एक्सप्लोर करते करते पता चला कि यहाँ पे और भी कलेक्शन बनने वाले हैं, तो इतनी मेहनत के लिए 40 रुपए का टिकट तो बनता ही है। आखिरकार ये ओडिशा का सबसे पहला सैंड आर्ट म्यूजियम है। जिस तरह
हम इस इंट्रो तरह में की कह रहे वीडियो थे ना। हमने फर्स्ट टाइम देखी हाँ, है। वैसे कि- हमने काफी दफा इस मतलब जगह को देखा हुआ है, हम्म। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया और यात्रा जो ही जो देखनी है जगह जिस हाँ तरह। दिखाई वही मैं हैं कहने बताई लगी हैं थी। वो काफी डिफरेंट था, काफी हाँ, डिटेल में था सब बिल्कुल। हम कुछ। इंट्रो में भी यही कह रहे थे कि हमें जगन्नाथपुरी टेम्पल का पता है, लेकिन आज वाली वीडियो तो टोटली डिफरेंट Different थी। थी। मतलब बहुत कुछ नया नया जानने को मिला, और ये जगह कितनी लाइवली सी है, कितनी अच्छी हर है। वक्त रौनक होटल्स लगी वगैरह, है, वो जो जी। बीच को हमने थोड़ा डिटेल में देखा, वो काम वहाँ पे कितने वाकई ज्यादा बहुत लोग प्यारा, आते हैं। बहुत वेल मेंटेन था, साफ सुथरा हाँ बीच था। यार, हालांकि कितने ज्यादा लोग थे हाँ लेकिन जी। फिर भी मेंटेन था, हाँ, साफ सुथरा वाकई था। मैं पहले भी ये चीज नोट कर मेंटेन रही रखा थी। गया है। मैंने भी हाँ। देखा, लेकिन जब उन्होंने बताया ना मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा अक्सर बीच वाली जगह पे इस तरह से इतनी ज्यादा साफ जो भी है नहीं सफाई होती। नहीं नजर आती। हम्म। तो एटलीस्ट उस टाइम नहीं नजर आती जब वहां पे लोग हों। फिर बेशक मतलब दूसरे आर्ट्स में जो है वो सफाई सफाई कर लीजिए जाती, लेकिन साथ साथ जो है ना ये तब मेरे तो जेहन में बात आई, रूल्स फिर बनाए उन्होंने हुए हैं ना बताया उन्होंने, ना, इसलिए तो फिर सफाई है। क्लियर हुआ कि वो मशहूरी इसी वजह से है कि वो बस सही है ना, रेगुलर जहाँ खुला गया। इतने लोगों ने आना हो वहां पे जब चीजें थोड़ी सिस्टमेटिक हाँ। होती है ना, तो फिर आने वाले को भी अच्छा लगता है कि लगता यार है। हम किसी जगह पे आए हैं, तो काम करने वालों को भी आइडिया होता है जी। कि हमने जो है अपना काम, अपनी जिम्मेदारी जो है ना वो पूरी निभानी करनी है। है। बाकी ये कि फूड वगैरह का, जिस तरह हमने पहले भी व्लॉग में देखा था कि वहाँ की मिठाइयाँ जो है वो काफी ज्यादा फेमस है। इवन बीच साइड पे वो मिठाइयाँ लेके हाँ, जो है वो छेना फेर रहे की, होते हैं। रसगुल्ला टाइप इस तरह हाँ, की। हाँ, इस ये तरह तो की, छेने और जो से बनती है। देखने में ही इतनी अट्रैक्टिव लग रही होती हैं यहाँ पे। मतलब जो हम खाते हैं वो हमें थोड़ी बहुत मिठाइयों का पता है, हाँ लेकिन जी। वहाँ पे जो है ना वो काफी ज्यादा- डिफरेंट है। हाँ, और वो क्वालिटी में होता है उनमें भी। बिल्कुल। और फिर वो खुद जो है ना फूड की काफी ज्यादा जो है वो तारीफ कर रही थी कि यहाँ का जो है ना वो फूड बहुत अच्छा होता है, और लोकल फूड खाने की ही वो ट्राई कर रही थी। और जितना उन्होंने दिखाया वो देखने में भी जो है ना वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। फिर डिफरेंट डिफरेंट और जो है वो टेम्पल्स उन्होंने दिखाए। फिर एक वो जो सन टेम्पल करके हाँ, कुछ जी। था ना यार, वो बहुत ज्यादा जो है ना उसका जो अट्रैक्टिव था। आर्ट वर्क भी था बहुत ना, वो जबरदस्त बहुत था। जबरदस्त हाँ, था और जो structure जिस जो बना। थीम पे जैसे जो है वो जी। बनाया गया था, वो एक रथ बनाया हुआ था। मुझे याद आ रहा था जैसे इसी टाइप का ना एक और टेम्पल कहीं और भी बन रहा है। हमने जर्नी रथ विद type एक देखा था, की हाँ। कोई वीडियो देखी थी जिधर अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, पता नहीं वो किस जगह पे बन रहा है, लेकिन वो न्यू बन रहा है, लेकिन वो इसी तर्ज पे जो है ना वो सारा बना बन रहे हैं। रहा इसके है। भी आसपास कितने सारे उन्होंने टेम्पल दिखाए ना। एक वो जो बंद रहता है, वो जो मौसी बिल्कुल। जी का उनका हाँ, दिखाया हाँ, था, वो हमें कि ये नहीं सिर्फ पता साल- था। ये नहीं मुझे पता था कि वो बंद रहता है, वो सिर्फ हाँ। उसी वक्त ही खुलता है जब वो साल में एक यात्रा दफा ही निकलती वो। है। हाँ। अभी जो कुछ दिन पहले हाँ, रथ यात्रा की हाँ, हमने एक वीडियो देखी बिल्कुल, थी, बिल्कुल। उसमें वो दिखाया था। जी। हाँ, उसमें उन्होंने दिखाया था कि वहां पे आके जो है ना वो रुकते रुकता हैं, है, इसलिए जो है ना हमें थोड़ा सा आइडिया था। फिर लास्ट वाला भी जो साथ सैंड म्यूजियम बना हुआ वो था, भी वो बहुत अच्छा बहुत था। ज्यादा बहुत डिफरेंट था। सैंड म्यूजियम तो कभी देखा ही नहीं हमने, हम्म। तो ये इस वीडियो में जो है फर्स्ट टाइम देखा था। बहुत ज्यादा मेहनत हुई थी हाँ, उस वाकई। हिसाब से। 40 रुपए कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं थे, और सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक और वेल मेंटेन्ड और जो है जो ना वो लगा। काजू मैंने कहा इधर हाँ। खेती है काजू ही। हाँ, वो भी सही बहुत नजर आ रहे थे, ढेरों ढेर ढेरों काजू थे, ढेर। हाँ। हाँ, बिल्कुल। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.